नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज ईटी नाउ स्वदेश पर स्पॉटलाइट बहुत खास है क्योंकि एक कहते हैं कि री इन्वेंशन का दौर चल रहा है। कहानियां हर दिन जो है वो आपको हैरान कर रही हैं और ओटीटी की जो दुनिया है वहां पर हर दिन ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं जो दर्शकों का टेस्ट हर वक्त के साथ और ज्यादा बेहतर करती जा रही है। ऐसी ही एक कहानी जिद्दी इश्क आजकल काफी चर्चाओं में है। हॉटस्टार पर ये स्ट्रीम होने जा रही है और आज उन स्टार कास्ट हमारे साथ खास है और मैं बिना किसी देरी के आपसे परिचय कराऊंगा। हमारे साथ अदिति पोहनकर है। अदिति, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। जिद्दी इश्क ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और एक दौर याद आता है कि लोगों की ख्वाहिशें हैं, लोगों के जो एम्बिशन है और उन सब के बीच में इश्क भी। तो हमें बताइए कि ये कहानी और इससे आपका रिश्ता किस तरह से बना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान अपने हिसाब से जिद्दी होता है, अपने अपने नियमों के अनुसार। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खाना खाना पसंद है, कोई बोलता है मुझे ये पसंद है। सो यू ऑलवेज ऑब्सेस्ड लिटिल, कैसे कहे, एक तरीके का मतलब ये मुझे अचीव करना है, ये हर किसी में होता है। अब उसकी मात्रा कब ऊपर जाए कब नीचे जाए वो परिस्थिति, मतलब द सिचुएशन यू आर इन, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। दैट इज़ व्हाट अ कैरेक्टर इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने कई साल मकरंद देशपांडे के साथ नाटक, मतलब मैं कर चुकी, अभी भी जुड़ी हुई हूँ अंश थिएटर ग्रुप से, और हमने वहाँ से एक ही चीज़ सीखी है। दैट इज, एक तो पृथ्वी इज सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर बॉम्बे, क्योंकि मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑडियंस ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है स्टेज पर। सो यू नो देयर पल्स, यू नो वहाँ पे फोन्स नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू ग्रो एज एन एक्टर, be passionate about your job, not just because it gives you money or your livelihood, right? So मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्रिप्ट में मेरे रोमांच जिसे कहते हैं, या फिर श्रृंगार रस जिसे कहते हैं, वो इसी में था कि ये लड़की छोटी है और वहाँ पर उसको एक किसी के लिए एक आकर्षण है, और वो आकर्षण किस आकार में जुनून बन जाता है। दैट वाज माय that's my forte also actually. I love people, I love their minds, I love going and figuring out कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा होगा या कर रही होगी। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने शी में भी ऐसी स्क्रिप्ट, में पता नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गेटिंग स्क्रिप्ट्स, गुड डायरेक्टर्स, बट इम्तियाज अगेन, यू नो, वेरी इंट्रीगिंग काइंड ऑफ डायरेक्टर वेयर यू आर गोइंग इन द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, बट दैट डज नॉट। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप इंटेंस हो, आप इंटेंस कैरेक्टर्स करते हो, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी आप किसी में भी उससे ढाल सकते हो। आप हास्य रस में भी इंटेंसिटी डाल सकते हो। इनफैक्ट दैट्स मोर डिफिकल्ट। चार्ली चैपलिन, देन बस्टर कीटन, दीज वर नेम्स व्हिच वर वेरी इंटेंस पीपल, बट उन्होंने उसे मजाक किया करके अपने किसी अंदर बैठा हुआ दर्द है या जो भी है उसे रिलीज कर दिया। तो आप अगर अभिनय के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नथिंग बट आप जो लाइफ है उसी का एक प्रतिबिंब है, आप उसे बदलते रहते हो एज यू गो। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि मतलब थिएटर जो है वो जाहिर सी बात है, आपने कहा भी कि किस तरह का लाइव रिएक्शन होता है, आपको पता चलता है कि आपके एक एक एक्ट पे ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि आपका जो कैरेक्टर है, एक वक्त तक वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं लग रहा था हाँ ये इस धारा में ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, एंड सडनली उस कैरेक्टर का एक रूप दिख रहा है। मतलब वो एक्शन कर रहा है। आई नो वो सरप्राइज होगा, वो सीक्रेसी बरकरार रखते हुए भी जरा बताइए कैरेक्टर के बारे में। नहीं, वही है कि इनफैक्ट ट्रेलर में उन्होंने काफ़ी कुछ क्या सभी कह दिया है कि व्हाई डज शी इवेंचुअली बिकम व्हाट बिकेम, बट उसके बीच उसके साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पर एक सीन था जहाँ पे मतलब मैं कल किसी से बात कर रही थी, कुछ इंटरव्यू चल रहे थे, और उन्होंने पूछा मुझसे कि वो स्ट्रेंथ क्या है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सीन कौन सा लगा इस सीरीज़ का। सो मेरे हिसाब से जब वो आप देखोगे ट्रेलर में एक झलक है उसमें जहाँ वो उसे पता चलता है कि शायद ये मेरा प्यार नहीं है, वहाँ पे जो वो टूटती है और वहाँ से जो एक वो अलग ही मतलब आई वुड से शी ग्रू अप ओवर दैट। सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रोइंग अप विथ यू नो, ऑनेस्टली अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो अच्छे के लिए हुआ है, हमेशा कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, दैट बिकम स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द experiences that you have, for the experiences to come, right? तो वहाँ से जो उसका दिल टूटता है या जो भी होता है
that gives her the strength to figure out who exactly what चलिए। happened. और सबसे अच्छी बात कि एक्टर्स जो ऑनजेम्बल कास्ट है, मतलब इस सीरीज की नहीं, आप बाकी जो कहानियां करती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि परमबत चटर्जी को हम काफी वक्त से देख रहे हैं, सुमित हैं, Yeah. बाकी एक्टर्स हैं। तो हमें बताइए कि जब आप इस तरह के मंझे एक्टर्स या एक ऐसी, मतलब सुमित खुद थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? नहीं, वो थिएटर बैकग्राउंड से है, इसीलिए मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। क्योंकि क्या होता है, हम मतलब थिएटर में एक रूल है, नोबडी इज लेस और मोर, यू नो, एवरीबडी इज द स्क्रिप्ट। तो सब एक ही चीज़ के लिए मतलब हम काम करते हैं वहाँ पर, वो है आपकी भाषा, आपका जो भी अभिनय है उसे कैसे बेहतरीन किया जाए, या फिर मैटर आवाज़। सो लॉट ऑफ लाइक गगन इज देयर, यू नो, ही सिंग्स ब्यूटीफुल। आई डोंट नो इफ यू मस्ट हैव सीन हिम इन अ प्ले और नॉट। क्या आवाज़ है उनकी, बुलंद आवाज़, लाइक फोक, ही कैन सिंग फोक एक्चुअली। फिर कमिंग बैक टू लाइक यू नो, आश्रम में भी चंदन रॉय सान्याल है। फिर इनफैक्ट इवन बॉबी सर इज माइंड ब्लोइंग एज एन एक्टर, दैट ही इज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ। आश्रम जो अभी हम देख रहे हैं बॉबी सर को, विलन की भूमिका में किसी ने सोचा होगा चोरी चोरी ये और बाबा जी। सो यू नो, आई फील दैट I have been blessed to have co-actors who are from theatre, who are dedicated, not just theatre, like even Bobby Sir now for that matter. वो पूरे उनकी जो भी बाबा की लाइनें होती पूरे बना के आते थे, तो हमको थोड़ा डर लगता था एक पॉइंट के बाद कि लेट्स गो प्रिपेयर्ड बाबा, बॉबी कमिंग लाइन टू लाइन, देयर इज नो दिस थिंग ओवर। सो आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी फॉर्चुनेट कि ये सारे जो, और सुमित को मैं जानती हूँ, इनफैक्ट एक और हमने अपलॉज का शो किया, वो आएगा। सो इट्स वेरी नाइस व्हेन यू नो दैट, चल थोड़े बहुत तो सबके प्लस माइनसेस होते हैं, सही बात है, इनका क्या प्लस है क्या माइनस है, यू so you accordingly start supporting each other as actors, and I think that is very important. Like in Ashram also, that was the main reason why the show did well, because we were like a family. And similarly even Rajda for that matter, very incorporating director, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप कीजिए, आपको जो लग रहा है आप वो कीजिए। प्रियांशु भी है इस शो में, so it's also very fine as an actor. हमें बताइए, अभी आपने आश्रम का जिक्र किया, चूंकि हमारे दर्शकों के साथ ये पहला आपका इंटरव्यू है, वो भी हिंदी में, तो हमें बताइए कि बहुत सारे लोग जो खासतौर पे आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी टायर 2 टायर 3 सिटीज से ही आ रही है, तो क्या बताना चाहेंगी अपने बारे में? और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग जो शायद आपको देखते हुए बहुत सारे ख्वाब देख रहे होंगे कि आप एक दिन वो आपकी तरह यहाँ बैठे होंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी अपनी जर्नी को? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ख्वाब देखना हमारे हाथ में है, वो हमारा हक है, उसे पूरा करना ऊपर वाले का काम है, पर उसके लिए जो मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत लगती है। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली स्पोर्ट्स का है, मैं 100 मीटर स्प्रिंटर थी, उसके पहले हाई जंपर थी, उसके बैडमिंटन प्लेयर थी। सो एज अ स्पोर्ट्समैन आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत एज एन एक्टर करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ट्रैक नहीं है, फील्ड नहीं है, आपको जो कास्ट करता है आप उसके हाथ में, राइट? और वो मिला लाइक जॉब ढूंढने के लिए, मतलब एक शी में मेरी एक लाइन थी कि काम ढूंढना भी एक होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप में वो जिम्मा है, आप में वो गुण है, nobody in the world can stop you. Trust me on this. Anybody who's watching this, I am not saying that I have done so much, but certainly I have grown so much from a एक sports background से यहाँ तक अभिनेत्री बनना, it's not easy because you're a very different person, right? So I think dream and dream big so that you can achieve it, so that you have एक life, one life, right? Achieve it, no, simple. उसमें क्या बड़ी बात है? Nobody will stop you. Only your mind will stop you. That's it. चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं और आपसे जब चर्चा की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले हम आपकी बड़ी दिलचस्पी भी नजर आ रही थी, आप स्टॉक मार्केट बाकी चीज़ों की, हमें बताइए कि इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों को लेकर आपका नज़रिया क्या है? खासतौर पे आजकल विमेंस के लिए बार बार ये कहीं ना कहीं कही जाती है कि उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, उनको इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल चीज़ों से अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं आप? जी, हमेशा से। मैं जब 17 साल की थी तब से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया था, बिकॉज माय फादर आल्सो वाज कनेक्टेड विद द मार्केट, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट, मतलब एक जगह आपके सारे फंड्स को आप प्लांट ना करिए, मतलब आज के दौर में तो पता ही क्या चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट जो अभी ये इंस्टाग्राम और ये सब में जो लोग भी कमाने लगे, इट्स अ वेरी सडन हाई,
sudden high. So anything that is a sudden high will be a sudden low also. I believe in that. So grow steady, grow stable is what I feel. What I do is I कुछ मैं stocks cap like basic SIP से मैंने शुरुआत की थी with 1500 and in 20 years what it has grown. You can never even imagine कि क्या आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट करोगे जो आप शायद कॉफी शॉप में स्पेंड कर दो वो, पर इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई फील. देन ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज दैट आज के डेट में जो गोल्ड की हालत हो गई है यार, everybody is just नहीं यार गोल्ड तो आउट ऑफ हैंड है, बट या इन्वेस्ट सम मे बी देयर, I believe, and it is difficult, maybe bonds or something like that. And main thing is that which I have started practicing कि आप थोड़ा minimalism को पर गौर कीजिए, because आज के दौर में क्या हो रहा है, आमदनी कम आ रही है पर खर्चे करना और खर्चे आप इस चीज़ पर खर्चा आपको करना चाहिए, इसका ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है. The industrial revolution which happened, it's become into 5 now. So don't overspend. आपको सही में इसकी ज़रूरत है, आप पूछिए अपने आप को, आपको मम्मी डैडी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कभी नहीं पूछा, मेरे डैड हमेशा मुझे डायरेक्ट करते थे, बट इफ़ यू हैव वन बैडमिंटन रैकेट डू यू नीड अनदर वन, इफ़ नॉट नहीं तो फिर उसे निकालिए और फिर नया लाइए और किसी और को दे दीजिए वो जिसके काम आए. इस हिसाब से अगर आप मिनिमलिस्टिक बिहेवियर से आप आगे जाओगे और सिस्टमैटिक प्लानिंग करके आपके फंड्स को सेव करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी अफ्लोट. अगर कल को कुछ हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स आर नाउ वेरी रैंडम दीज डेज, राइट, बहुत ही समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और फ्यूचर्स ऑप्शन बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज मैंने ट्राई किया था और वो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगी. प्लीज एफएनओ इज समथिंग आई विल. यही कहते हैं कि 90% लोग पैसे उसमें Yeah, गंवाते हैं, गंवाते लेकिन हैं. लोग सोचते हैं कि 90% कमाते हैं, कमाते भी 10% तो बना रहे हैं. तो लोग थोड़ा पर सा वो आप अपने माइंड को वो फिर ना वो एफएनओ 3 बज रहे हैं, वो आज क्या हुआ उसी में आप अटके रहोगे, ना आप चाय पी पाओगे ना कॉफी पी पाओगे, यू विल जस्ट बी कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम. सो इट्स समथिंग आई विल नॉट एडवाइज. मैंने एफएनओ में बहुत वो सब किया था, आई हैड इन्वेस्टेड एंड देन आई रियलाइज नो दिस इज नॉट, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी पीस ऑफ माइंड. चलिए सारी बातचीत एक तरफ, और ये हिस्सा तो हम वाकई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्योंकि फॉलोवर इतने हैं कि वो कम से कम ज्यादातर तक पहुंचे. चूंकि हम अक्सर जो हैं आज की डिजिटल दुनिया में मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, और बहुत सारी रिपोर्ट और बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स ये बार कह रहे हैं कि भारत के जो यूथ है, खासतौर पे जेंजी हैं, वो बहुत सीरियसली मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे, कैसे अवेयर करना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या ये सोशल मीडिया ऑब्सेशन, डिजिटल दुनिया ये बहुत बड़ी वजह देखती हैं या कुछ और भी है? नहीं, 100% सोशल मीडिया, बिकॉज क्या हो कि अगर पहले जब मेरी मॉम चिल्लाती थी, ओके, खैर मैं जब 9th-10th में थी फोन मेरे हाथ में भी आ गया था, बट तब आप गुस्सा होके कोने में बैठ जाते थे और वो रूठना एटलीस्ट चलता था, हस्बैंड वाइफ में चलता था. कहीं बाहर गए वहाँ रूठ गए, मनाना है, ये करना, क्यूट मोमेंट्स है. दैट्स व्हाई अनुभव जैसी फिल्में भी बनी, मेरी जहाँ करके एक गाना है बहुत खूबसूरत. अब मुझे लग रहा है कि इस वक्त एक ही बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसी लग रही है, विच इज कम्युनिकेशन. Children are not communicating with their parents. Spouses are not communicating with each other. Even your house help, आपकी जो बाई है, उसको भी आप मतलब वो कुछ बोलती है, छोड़ो यार पता नहीं क्या हो गया इसको, और हर कोई ऐसा समझ रहा है कि ये कितनी रूड, वो कितना रूड है, मैं हूँ, और इट्स जस्ट गेटिंग वेरी chaotic right now. पर वही चीज़ अगर आप जैसे कि अभी जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, एक डिज़ाइनर है, कोई बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है, और उनके और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. मतलब मुझे नहीं बोला गया था कि ये मुझे उनको डिलीवर करना है, और वो मिस हो गया, और गलती किसी की नहीं थी, वो पीआर, मेरी पीआर, ये वो जो स्टाइलिस्ट है, बहुत कन्फ्यूजन था. क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है. इन्होंने जो मेरी स्टाइलिस्ट थी, इन्होंने भी एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं किया था कि उनको क्या हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ना उनके पीआर ने कहा था कि हमको क्या चाहिए. मैंने सीधा फोन उठाया और मैंने कहा एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, इट्स नॉट रॉन्ग टू से सॉरी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट. क्योंकि आपने मुझसे इतना गंभीर सवाल पूछा, आई एम टेलिंग यू टुडे, इफ वी डू नॉट कम्युनिकेट, आदमी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, आपको पता है. और ये क्या हो रहा है कि लुक एट हर लाइफ, लुक एट हिज लाइफ, व्हिच इज नॉट इवन रियल. बिल्कुल. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जाओ चाय पियो, अपने दोस्तों के जाओ, जो गो अनअनाउंस्ड, मत बताओ कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ.
घंटी बजाओ, बोलो क्या हो गया यार, कुछ कर रहे हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा, बाद में आ जाऊंगी, बट गो। ह्यूमन बींग्स वी कनेक्ट विद इमोशन, पर वो इमोशन ही अभी आजकल नजरअंदाज कर रहे हैं हम सब। लग्जरी हो गई है लोगों से मिलना आजकल या तो एब्सोल्युटली, वाकई। और एक दौर होता था, मतलब हम लोग तो दिवाली 90s, पे भी यस, यू क्लिक हम पिक्चर्स तो मिल 90s रहे हैं किड्स साथ में। बार बार आजकल जो या रील वायरल होते हैं, आप एग्जैक्टली उसमें भी देखिए तो लोग पुराने दिनों को याद करते हैं एग्जैक्टली कि हम एग्जैक्टली। मिलते थे। वाकई ये है। सो या, बहुत अच्छा लगा अदिति बातचीत करते हुए। सेम ढेर यार, सारी शुभकामनाएं थैंक आपको, यू और उम्मीद करेंगे कि ये सफर और ज्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। हमें अपना समय देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो स्पॉटलाइट में हमारे साथ अदिति पहुंचकर, उम्मीद है कि जितना मजा आया इस बातचीत का आपको भी आए, और जाकर देखिए जिद्दी इश्क हॉटस्टार पर, और नए दौर की नई कहानियां अपना जलवा दिखा रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, और लगातार खास हस्तियों के साथ बातचीत इस में हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज दिन बहुत ही विशेष, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित व्यास। सुमित, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में पाते हुए। और एक बहुत ही अहम वजह, जिद्दी इश्क काफी चर्चाओं में, इंटरेस्टिंग ट्रेलर। और मैंने जब पहली दफा आपको देखा था, मतलब हम ओटीटी के दीवाने लोग हैं, उनके लिए आपसे पहला रिश्ता परमानेंट रूममेट से हुआ। और जब मैंने पहली दफा आपको देखा तो मुझे लगा कि हमें शायद हमारे दौर के अमोल पालेकर मिल गए हैं। लेकिन उसके बाद जो आप अपनी इमेज लगातार तोड़ते आ रहे हैं, या अपने आप को एक्सपेरिमेंटल रोल्स में आ रहे हैं, मतलब हैरान कर, मतलब ये सीरीज के भी ट्रेलर मैंने देखा आपको। तो सबसे पहले तो बताइए कि इस सीरीज से, इस कहानी से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा, और क्या कुछ खास है दर्शकों के लिए? बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। सबसे पहले जब मेरे नज़र में आई, मैंने पूरी पढ़ी। मेरी आदत है मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसलिए बड़ी टाइम भी लेता हूँ बताने में, कि क्योंकि राज चक्रवर्ती जी है जिन्होंने ये शो डायरेक्ट किया है। वो कलकत्ता के बहुत जाने माने, भारत के बहुत जाने माने निर्देशकों में से एक हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई लोकेस्ट वगैरह के दौरान, और मुझे वो बहुत पसंद आया। बहुत क्लियर विजन है उनका चीज़ों को लेकर, और मुझे जिस रोल में उन्होंने इमेजिन किया, मैं बिल्कुल वैसा ही रोल ढूंढ रहा था उस समय। मैं चाह रहा था कि मैं जो मेरी शख्सियत है उससे हट के कुछ और करूं। तो और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मुझे अपने हिसाब से इस रोल को बना दिया। ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना एक ढांचा बनाकर चलते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल में। तो पर वो उस लिहाज से काफ़ी ओपन थे, और बहुत अच्छा शो बना है। मैंने जितना भी ग्लिम्स देखा है डबिंग के दौरान, जितना मुझे लगा था शूट करते समय, उससे बेहतर बना है। हमें ज़रा बताइए अपनी फैमिली के बारे में, चूँकि पहली दफ़ा आपसे इस तरह से बातचीत हो रही है। राजस्थान, धोरों की धरती, और वहाँ से भी जैसे मैंने कहा कि एक कहीं न कहीं लिटरेचर, साहित्य, लिखने पढ़ने वाले परिवार से हैं। कैसे मतलब इन फिल्मों की दुनिया में आना हुआ, या कहाँ इस तरह से आप आगे बढ़े? तो मेरे पिताजी एनएसडी से हैं, जी। एनएसडी गए थे, वो जयपुर में रेपर्टरी में काम करते थे। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, फिर वहाँ रेपर्टरी में काम किया दिल्ली में उन्होंने। फिर बम्बई वो राइटर है। सालों साल उन्होंने, तारा आता था पहले, उससे पहले उम्मीद एक सीरियल आता था, कई सारे शोज उन्होंने लिखे। आई थिंक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी ही वाज वन ऑफ द राइटर्स जब उनके इनिशियल डेज में। तो हमारे घर में एक्चुअली फिल्मों का बिल्कुल भी माहौल नहीं था, पढ़ने लिखने का ही माहौल था। बहुत बाद में मुझे पता चला कि पिताजी जो हैं वो फिल्मी दुनिया से हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा उनका वो परहेज था कि हम यहाँ ध्यान ना दें शुरुआत में, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी तकनीक है परवरिश की। क्योंकि अगर शुरुआत से हमें पता होता कि ये सीरियल करते हैं, एक्टरों से मिलते हैं, जी। तो आई डोंट नो, शायद किसी और किस्म के इंसान बनता मैं। तो वो है। अभी भी पिछले कुछ साल से पापा जो हैं वो वापस राजस्थान चले गए हैं, जोधपुर में यूनिवर्सिटी में थिएटर पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों बात को। है। तो उनका
ये था कि यार अब मेरा हो गया है यहाँ, मैं वापस जाता हूँ अपने यहाँ और पढ़ाता हूँ। क्या बात है। चलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप 1.5 दशक मेरे ख्याल जितना इंटरनेट पे जो जानकारी है, अगर मैं उसको सही मानूं, 1.5 दशक का सफ़र, सीरियल्स, फिर ओटीटी की दुनिया। ओटीटी की दुनिया में भी आप में से हैं जब ओटीटी बस अभी शुरुआत में था, और परमानेंट रूममेट्स या बाकी सीरीज आपकी एक अलग तरह का सिग्नेचर बना। हमें बताइए कितना बदलता हुआ देख रहे हैं अभी, मतलब क्योंकि कंजम्पशन बहुत हो रहा है। कंजम्पशन भी बहुत हो रहा है, अच्छा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ कि मैं असल में सन 2000 में मैंने नाटक कंपनी ज्वाइन की थी, तो करीब तब से ही काम कर रहा हूँ। 2003 या 4 में पहला सीरियल मैंने किया था, उस समय दूरदर्शन पे सीरियल करता था मैं। उस समय में ख़त आते थे, फैन मेल बाकायदा लिखे हुए, बाड़मेर से या अहमदाबाद से या मणिपुर से, क्योंकि उस समय फेसबुक वगैरह नहीं था। तो वो इतने साल से मैं उसको चीज़ों को बदलते, मुझे लग रहा है जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि हर 7-8 साल में एक डेफिनेट शिफ्ट आता है चीज़ों में। जिस किस्म का कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं, जिस किस्म का कंटेंट लोग बना रहे हैं उसमें, तो जो वेब सीरीज़ का जो पूरा दौर चला वो भी एक शिफ्ट था, एक डेफिनेट शिफ्ट था जो मेरे ख्याल में इनएविटेबल आना ही था। हमने जब बनाया परमानेंट रूममेट्स, उस समय लिमिटेड एपिसोड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में, इसलिए किसी चैनल पर नहीं आया वो। तो वो यूट्यूब पर टीवीएफ का चैनल था, वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। तो अगर आप देखेंगे तो पहले सीज़न का एक एपिसोड कुछ 15 मिनट का है, 1 मिनट का है, एक 45 मिनट का है। तो जैसा उन्हें ठीक लगा उन्होंने वैसा बनाया। वो इनफैक्ट पहला है, पहली वेब सीरीज इंडिया की। और उसके बाद कंसेक्यूटिव चीज़ें जो वो बनाते गए, चाहे ट्रिपलिंग बनाया हमने, उन्होंने पिक्चर्स नाम का एक शो बनाया। तो दौरान 3-4 चीज़ें ऐसी आई, और ज़्यादातर टीवीएफ से ही आई, जिससे लोगों को अचानक से लगा कि यार ये एक एवेन्यू है जहाँ हम अपने एक हिसाब से कहानी कह सकते हैं, अपने तरीके से, अपनी ज़ुबान में, अपने स्टाइल से कहानी कह सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे, जो एक समय से एक आउटलेट ढूंढ रहे थे अपने हिसाब से काम करने का, उनको वो आउटलेट मिला, मुझे ऐसा लगता है। ये कहूँगा कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये एक इत्तेफाक की बात है कि हमने शुरू किया और नहीं, वो लेकिन अच्छा लिटरली मतलब बन मेरे ख्याल गया। से आप लोगों को ये क्रेडिट देना ही होगा, क्योंकि आ, एक ऐसी दुनिया जिसका मतलब जो उस समय तो यही था कि ये फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें इस तरह का भरोसा दिखाना या इतना इतना एफर्ट डालना, ये अपने आप में होता है। अभी चूंकि आप स्टूडियो में जब आए तब बातचीत हो रही थी, हम चूंकि बिजनेस चैनल, तो बिना पैसों की तो बात होगी नहीं। तो हमें बताइए, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं आप? किस तरह से मार्केट और की चीज़ों को समझते हैं? क्या दिलचस्पी है आपकी? जी, अब पिछले कुछ सालों से दिलचस्पी ली है मैंने। मैं ध्यान देता हूँ थोड़ा। मेरे एक साहब हैं, वो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सदाशिव जी नाम है उनका, काफ़ी सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं वो। तो उन पे मेरा ब्लाइंड फेथ है। क्या है? और वो उसके खिलाफ है कि आप ब्लाइंड फेथ रखो। मार्केट वो में उसके हैं कि भाई आप देखो, रोज देखो कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, मैं अब उस पिछले 4-5 साल से मैं एक नज़र रख रहा हूँ चीज़ों पर। ठीक है, तो शुरुआत आप में मैंने एक्साइट होकर बहुत सारे शेयर खरीद लिए अपने हिसाब से, पढ़ वढ़ के, फिर वो बाद में उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करो आप। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट या बाकी भी? मेजर म्यूचुअल फंड्स जी, में जी। है इन्वेस्टमेंट मेरा, कुछ शेयर्स में है, जी, जी। डेट में है। रियल एस्टेट में आई थिंक अभी तक नहीं किया है, घर है मेरा, जी, वही जी। है रियल एस्टेट में। जोधपुर में अब एक मकान बना रहे हैं हम, तो क्या वो बात। एक है। हाँ चलिए, आपने परिवार की बात की। जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ लोगों की पोस्ट या कुछ लोगों की तस्वीरें देखे ना, एक अपने आप अच्छाई नजर आती है, और वो आपके परिवार से नजर आती है। मतलब आपके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, जरा बताइए ये जो नई दुनिया पिछले कुछ वक्त से आपने बनाई है, कौन कौन उसमें शामिल है, किस तरह से आप उस दुनिया, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो आजकल बैलेंस होने की बात होती है, वो हाँ। किस तरह से आप करते हैं? तो परिवार में एकता है, मेरी वाइफ, जी। वो भी टेलीविज़न एक्टर हैं। वो वेब सीरीज़ भी अभी उन्होंने की है, तनाव में थी वो, पठान में थी। बच्चा मेरा है 5 साल का।
मेरी बहन है, वो खुद भी एक्टर हैं, वो भी नसीर साहब के साथ नाटक करती हैं, खुद भी अपने ग्रुप के साथ नाटक करती हैं। मेरे बहनों ही हैं नमित दास, जी जी। वो भी एक्टर हैं। करीब करीब सारे ही कलाकार हैं हमारे घर में, मेरी माँ को छोड़कर। नमित के जो पापा हैं चंदन दास जी, जी 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 वो भी बहुत फेमस गज़ल सिंगर हैं। जी जी। हम अपने ज़माने न के। जी भर के देखा न कुछ बात की, मतलब हम 90s के लिए तो वो ऑडियो हाँ कैसेट का ज़माना और वो गज़लों का एक अलग ही रिश्ता था। आनंदास तो मतलब हाँ, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम है। और आप तो मतलब राजस्थान से आते हैं, मतलब श्री गंगानगर की हाँ रानी जगजीत सिंह से है और बहुत अलग ही दुनिया। और राजस्थान में एक जो फोक और बाकी चीज़ों हाँ की दुनिया है वो ही है। हमें ये बताइए कि आने वाले वक्त में, मतलब मैं तो जित सर्च कर रहा था इंटरनेट पे देखते हुए, परिणीति चोपड़ा के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हाँ। कहानी पे काम चल रहा है। ज़रा कुछ बता पाएँ आप उस बारे में? एक सीरीज़ जो हमने की है, उसमें परिणीति भी हैं, मैं भी हूँ, ताहिर भसीन है, बहुत अच्छी कास्ट लीन है। तो वो ये रेंजल डिसिल्वा ने वो बनाई है, ओके। उनकी स्क्रिप्ट है वो, तो नेटफ्लिक्स पे आ रही है वो। तो ख्याल में इसी साल के एंड में या अगले साल आना चाहिए वो। चलिए, आजकल यंगस्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं। में से आजकल ये जो मतलब बात बार होती है मेंटल हेल्थ की, डिजिटल दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, लोग उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कितना आप बड़ा कंसर्न मान रहे हैं, खासतौर पे यूथ के लिए मेंटल हेल्थ का इशू? बहुत कंसर्न है, क्योंकि मसला क्या है कि इससे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन का के ज़रिए कम थे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना था तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए लोग कम इन्फॉर्मेशन रखते थे अपने पास। न्यूज़ भी जो है शाम में 1 घंटा लोग न्यूज़ देखते थे, बाकी धारावाहिक देखते थे। अब लोग दिन भर न्यूज़ देखते हैं और शाम को 1 घंटा रियलिटी शो देखते हैं जो रियल नहीं है। तो इतना इन्फॉर्मेशन पचा पाना अभी हमारे दिमाग के लिए, आई डोंट नो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद हमारे सर का शेप चेंज हो जाएगा कुछ सालों में। इतना कुछ मटेरियल हम कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे जितना कम आप मटेरियल देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। जैसे मैं अगर कोई एक किताब पढ़ता हूँ या कोई अच्छी फिल्म देखता हूँ तो उसके फ़ौरन बाद दूसरी किताब या दूसरी अच्छी फिल्म नहीं देखता हूँ। वक्त बिताते हैं उसके साथ। हाँ, मुझे वो पसंद आई दुनिया, अब मैं कुछ समय उसमें रहना चाहता हूँ, फिर बाद में हम और देखेंगे, कुछ छूटा नहीं जा रहा है। तो दिस एंटायर जनरेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो ये थे सुमित व्यास स्पॉटलाइट में आज, और जितना मज़ा हमें आया, उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस बातचीत में आए, और इस तरह से खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।